गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चलिए एक बार मैं फिर से आपका स्वागत करता हूं पॉइंट का साइंस एवेन्यू चैनल में। और मैं हूं डॉक्टर मोहसिन आलम और आपके लिए लेकर के आया गया हूं क्लास 11th का जो अगला पार्ट था। सेल पढ़ा रहे थे स्टूडेंट। सेल में हम लोगों ने अभी तक क्या क्या देख लिया था उसको स्टार्ट करते हैं। तो सेल चैप्टर हम पढ़ रहे थे, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ देख रहे थे। तो उसमें हम लोगों ने अभी तक क्या पढ़ा था, इंट्रोडक्शन देख लिया था स्टूडेंट। इंट्रोडक्शन के बारे में देख लिया था कि सेल क्या होता है। फिर इसके बाद हिस्ट्री देखे थे, इसमें हिस्ट्री देखे थे और हिस्ट्री में देखे थे साइंटिस्टों का कंट्रीब्यूशन के बारे में हम लोगों ने देख लिया था। इसके बाद तीसरा इसमें देखे थे सेल थ्योरी। सेल थ्योरी के बारे में अच्छे से एक्सप्लेनेशन हम लोग देख लिए थे। तो लास्ट वीडियो का जो लेक्चर था उसमें ट्रिक के साथ हम लोगों ने ये 3 टॉपिक को कवर किया था और इसको हम लोग जो है खत्म किए थे वो लास्ट लेक्चर में। अब जो है आज हम लोग क्या करने वाले हैं, चूंकि हम पहले ही बता चुके हैं कि ये जो सीरीज स्टार्ट हुआ है वो एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन, और एक ऐसा सीरीज ये स्टार्ट हुआ है स्टूडेंट जिसमें आपके लिए मैं एनसीईआरटी को बिल्कुल ही आसान बना करके लेकर के आ चुका हूं। और वैसे स्टूडेंट के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है जो जिनको ये एनसीईआरटी का लैंग्वेज समझने में बहुत प्रॉब्लम होता है और वो अच्छे तरीके से समझ नहीं पाते हैं, और जो हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से आए हुए हैं। तो ये वीडियो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए भी अच्छा होने वाला है और हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए भी अच्छा होने वाला है। और सबसे अच्छा उनके होने वाला है जो 10th जो है हिंदी मीडियम से पढ़े थे और आईएससी में आकर के इंग्लिश मीडियम का मतलब तैयारी, इंग्लिश मीडियम से तैयारी कर रहे हैं नीट एग्जामिनेशन के लिए। तो उनके लिए ये काफी अच्छा साबित होने वाला है। तो चलिए बिना लेट किए हुए जो अगला हमारा टॉपिक है वो क्या है, एन ओवर व्यू ऑफ सेल। यानी कि अगला जो टॉपिक है उसमें हम लोग क्या देखेंगे, एन ओवर व्यू ऑफ सेल देखने जा रहे हैं। जिसमें हम लोगों को क्या देखना है स्टूडेंट, एकदम आराम से समझिए कि हम लोग उसमें बहुत सारे सेल के बारे में, जनरली सेल के बारे में कंपैरिजन करेंगे। मतलब एक सेल क्या होता है, जैसे उसमें हम लोग पहला नंबर ये कंपैरिजन करेंगे कि जो प्रोकैरियोटिक सेल यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में चर्चा करेंगे और उसमें देखेंगे कि क्या क्या कंटेंट उन लोगों के अंदर पाया जाता है। बाकी डिटेल से स्टडी जो है उसके बाद वाला टॉपिक में हम लोग करेंगे। तो बिना लेट किए हुए स्टूडेंट हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं और एन ओवरव्यू ऑफ सेल्स को हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करके और आगे देखने जा रहे हैं। तो आप एकदम बिल्कुल अपने ध्यान को एकदम इधर 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 नहीं इधर इधर ओवरव्यू ऑफ सेल में। तो चलिए हम लोग इसमें देखते हैं कि ये क्या कहता है। एकदम एनसीईआरटी के इस साइड लाइन बाय लाइन लिख दिया हूं और इधर जो है एक जो ये खाली स्पेस है इधर मैं समझाते चलूंगा। तो पहले मैं समझाऊंगा फिर इधर लाइन बाय लाइन पढ़ के बताऊंगा कि क्या ये लाइन भी यही बात कह रहा है कि नहीं कह रहा है। एकदम एक एक लाइन समझना है, आराम से समझना है। आप बिल्कुल आराम से समझे। तो ये बोलता है कि ये कहता है कि अगर आप एक ओनियन का, ओनियन देखे होंगे स्टूडेंट जिसको हम लोग प्याज भी बोलते हैं, तो इसमें अगर आप देखे होंगे तो इस तरह से प्याज के अंदर आपको स्ट्रक्चर देखने के लिए मिल जाता है और इसके अंदर ये बहुत सारा सेल का स्ट्रक्चर इस तरह से ऐसे प्याज के अंदर आपको देखने के लिए मिलता है। ठीक है। और उसी तरह से एक क्या बोलता है, ह्यूमन चिक सेल। एक और किसको ले लिया है, ह्यूमन चिक सेल के बारे में बताया है। यानी कि इनका जो कहना है, एनसीईआरटी जी का जो कहना है वो क्या कहना है कि ये ओनियन है, ओनियन है और ये क्या है, ह्यूमन चिक सेल है। यानी कि अगर एक ह्यूमंस के अगर बात करें ह्यूमन का चिक सेल का, इस तरह से, तो यहां पे जो अगर ये तो साइड वाला व्यू है स्टूडेंट जिसमें हम लोग क्या करेंगे इसमें, तो यहाँ पे जो चिक सेल होता है उसके अगर एक सेल को ये निकाल दिए हैं, इस तरह से ह्यूमन चिक सेल निकाल दिए हैं और यहां से ओनियन के एक सेल को निकाल दिए हैं ये। तो ये कहने का मतलब है कि ओनियन क्या है, एक्चुअल में प्लांट है, ये प्लांट है और ये क्या है, ह्यूमन का सेल है, ये ह्यूमन का सेल है। तो पहले जो एनसीईआरटी कंपैरिजन किए हैं ओवरव्यू ऑफ सेल में, वो एक प्लांट सेल का और एक ह्यूमन सेल का जो कंपैरिजन किए हैं उसमें ये बताते हैं कि जो ये प्लांट सेल है इसके चारों तरफ क्या होता है, एक सेल वाल पाया जाता है। इसके चारों तरफ आप देखिएगा कि एक कवरिंग होता है जो हार्ड कवरिंग होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेल वाल बोलते हैं। और इसके जो अंदर का कवरिंग होता है स्टूडेंट, इसको सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन, जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं।
तो इस तरह से एक प्लांट सेल का और एक ह्यूमन के चिक सेल का, इस चिक सेल को अगर आप एक सेल को निकाल के देखिएगा तो उसमें जो है एक कंपैरिजन किया है। इन्होंने कहा है, एनसीईआरटी ने कहा कि प्लांट सेल यानी कि ओनियन को जब आप देखेंगे तो उसके बाहरी लेयर पर क्या मिलेगा, सेल वॉल मिलेगा, और उसके भीतरी लेयर पर क्या देखने के लिए मिलता है, सेल मेम्ब्रेन मिलता है। उसी तरह से ह्यूमन सेल के अगर देखिएगा तो इसमें सेल वॉल जो होता है वो ह्यूमन सेल के बाहर में अब्सेंट होता है, और इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या मिलता है, सेल मेम्ब्रेन देखने के लिए मिलता है। तो चलिए देखते हैं कि क्या एनसीईआरटी ये लाइन में यही बात बोली है कि और कुछ बात बोल रहा है। तो देखिए, यू हैव अर्लियर ऑब्जर्व सेल इन ओनियन पील्स। पील्स मतलब क्या होता है, छिलका। छिलका यानी कि जब प्याज आप खाए होंगे तो उसमें आप देखे होंगे कि वो जब ऊपर से उसका एक रेड कलर का छिलका हटा दिए, उसका हम नहीं बात कर रहे कि जो अंदर से जो उसी व्हाइट कलर का निकलता है तो उसमें एक लेयर निकलता है, तो उसके सेल को अगर आप देखिएगा तो उसमें आपको देखने के लिए मिलेगा कि ये जो है उसको अगर माइक्रोस्कोप में देखिएगा और एक ह्यूमन चिक सेल को देखिएगा अंडर माइक्रोस्कोप, तो आपको क्या देखने के लिए मिलेगा कि ओनियन सेल विच है टिपिकल प्लांट सेल। ओनियन सेल क्या है, प्लांट सेल है जो डिस्टिंक्ट सेल वॉल उसमें पाया जाता है आउटर बाउंड्री में, और जस्ट विद इन इट्स सेल मेम्ब्रेन पाया जाता है। लेकिन ह्यूमन चिक सेल्स के अंदर अगर बात करें स्टूडेंट, तो आउटर मेम्ब्रेन में डिलिमिटिंग स्ट्रक्चर होता है, जिसको मतलब ये सेल मेम्ब्रेन ही मेन स्ट्रक्चर होता है। तो ये बात इन्होंने कहा एन ओवरव्यू में। अगला अगर इसमें देखें स्लाइड में, तो उसमें क्या बोलता है कि जो जब आप प्लांट सेल हो या एनिमल सेल हो, जब उसके अंदर आप जाइएगा, तो उसके अंदर जब हम जाएंगे, ये मान लेते हैं एक सेल है, कोई सा भी ले लीजिए, ये एक सेल है। इस सेल के अंदर जब आप अंदर घुसिएगा, प्लांट सेल अगर होगा तो ऊपर भी देख लीजिए, ये प्लांट सेल में अभी हम लोगों ने क्या देखा कि बाहर में सिर्फ क्या है, सेल वॉल है। और ह्यूमन के अगर सेल्स का बात करेंगे तो उसमें हम लोगों ने यहां पे देखा इस तरह से। तो यहां पे अगला ये जो लाइन है उसमें क्या बोलते हैं कि जो ह्यूमन के अंदर, यानी कि अगर किसी भी सेल के अंदर जब आप अंदर जाइएगा तो उसमें आपको क्या देखने के लिए मिलेगा कि एक डेंस साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलता है। ये अगर ऊपर से देखिएगा तो इस तरह से ये बिल्कुल क्या होता है, बिल्कुल लॉक्ड होते हैं ऐसे, ये बिल्कुल लॉक्ड होता है, चाहे ये हो चाहे ये हो। अब इसमें जो है ये कौन सा था, ये प्लांट सेल था, प्लांट सेल था। और ये क्या, कौन सा सेल है स्टूडेंट, एनिमल सेल। तो ये कहते हैं कि अगर आप प्लांट सेल ले ले या एनिमल सेल ले ले, जब इनके अंदर जब जाइएगा, इसके अंदर जब आप घुसिएगा तो एक डेंस स्ट्रक्चर मिलता है। इसको क्या बोला हुआ है एनसीईआरटी, डेंस स्ट्रक्चर। क्या बोला हुआ है, डेंस स्ट्रक्चर बोला हुआ है कि ये डेंस स्ट्रक्चर मिलता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस कहते हैं, यानी कि ये क्या हो गया स्टूडेंट, न्यूक्लियस हो गया। तो अब एनसीईआरटी कहता है कि इस न्यूक्लियस के अंदर अगर आप जाकर देखिएगा तो आपको जब इसको अगर आप स्लाइडली कट कीजिएगा तो इसके अंदर क्या देखने के लिए मिलेगा कि एक इस तरह से क्रोमेटिन फाइबर देखने के लिए मिलता है। पहले इस बात को समझिए, इस तरह से क्रोमेटिन फाइबर देखने के लिए मिलता है। लेकिन जब सेल डिवीजन होता है न्यूक्लियस के अंदर, जब सेल डिवीजन होता है तो उस दौरान अगर सेल के अंदर आप देखिएगा मेटाफेज में, तो आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, उस दौरान सेल के अंदर क्रोमोसोम देखने के लिए मिलेगा, क्रोमोसोम। और क्रोमोसोम सेल डिवीजन के समय जब न्यूक्लियस जो था, क्या था यहां पे, न्यूक्लियस के अंदर सेल डिवीजन जब होता है तो ये जो क्रोमेटिन है, क्रोमेटिन जो है स्टूडेंट, वो क्या हो रहा है सेल डिवीजन के दौरान, कंडेंस हो रहा है, कंडेंस हो रहा है। कंडेंस मतलब क्या होता है, वो पूरा वो शक्तिमान वाला जो आप देखे होंगे कि इस तरह से राउंडिंग राउंडिंग होता है, वो बताएंगे जब हम सेल डिवीजन पढ़ाएंगे तो उसमें हम आपको पूरा एक्सप्लेनेशन करके दिखाएंगे कि शक्तिमान की तरह वो पूरा कैसे घूमता है और इस तरह से, और वो कंडेंस करता है तो ये क्रोमोसोम बनाते हैं। अगर क्रोमोसोम का अगर आप एक स्ट्रक्चर देख लीजिएगा तो कैसा होता है भाई, कि अगर ये क्रोमोसोम है, बीच में ये सेंट्रोमियर और उसके चारों तरफ इस तरह से उसका क्रोमेटिन, सिस्टर क्रोमेटिन। और इसी में क्या होता है, इसी में अगर दूसरे कलर से अगर हम ले लेते हैं, जैसे इस कलर से मैं ले रहा हूं कि इस तरह से पूरा पैक्ड ये हमारा जो क्रोमेटिन फाइबर है
ये बिल्कुल इसके अंदर पैक्ड होता है इस तरह से, इस तरह से। और इसी क्रोमेटिन फाइबर का एक तंतु जब आप खोलिएगा और उसको जब जूम कीजिएगा तो इस तरह से इसमें क्या देखने के लिए मिलता है कि ये डबल स्टैंडर्ड होता है। तो क्रोमोसोम जब क्या होता है कि उसको जब एक्सटेंड कीजिएगा तो इसी क्रोमोसोम के अंदर क्या पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है। और ये क्या है, डीएनए है। और ये डीएनए के अंदर क्या पाया जाता है स्टूडेंट, जनरली जीन पाया जाता है। तो ये क्यों ये सब बात बता रहा है, ये कहता है कि ये जो है, एक बार फिर से बता दो, चाहे वो प्लांट सेल हो चाहे वो एनिमल सेल हो, इस दोनों के अंदर एक सेल के अंदर जब जाइएगा तो डेंस स्ट्रक्चर मिलता है जिसको न्यूक्लियस बोलते हैं। और न्यूक्लियस को जब आप एक खोलिएगा तो उसमें एक धागा नुमा स्ट्रक्चर फैला हुआ मिलेगा जिसको क्रोमेटिन बोलते हैं। अब ये क्रोमेटिन सेल डिवीजन के दौरान क्या करता है, कंडेंस होता है, क्या चीज बनाता है, क्रोमोसोम का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, क्रोमोसोम का। और ये क्रोमोसोम जिस क्रोमेटिन से बना हुआ है कंडेंस होकर के, उसके एक क्रोमेटिन फाइबर को जब आप एक्सटेंड कीजिएगा तो उसको हम लोग जब दूर से जब पूरा जूम करके देखिएगा तो डीएनए देखने के लिए मिलता है। और डीएनए के ऊपर जीन है और उसी जीन के ऊपर सभी कैरेक्टर मौजूद होते हैं। तो ये हमारा एनसीईआरटी बोलता है ये इसके बारे में। तो यहाँ पे देखिए, अब हम लोग देख लेते हैं, इनसाइड ईच सेल डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग न्यूक्लियस बोलते हैं, यानी कि प्रत्येक सेल के अंदर डेंस स्ट्रक्चर होता है जिसे न्यूक्लियस कहते हैं। एकदम इस लाइन को समझिएगा, इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट इस लाइन को, हिंदी मीडियम वाले जो है इस लाइन को, और जो इंग्लिश मीडियम में लाइन बाय लाइन नहीं समझ में आता है उसके लिए मैं ये कहानी लेकर के आया हूं। तो एकदम बिल्कुल आप जो है एकदम निश्चिंत हो जाए, एनसीईआरटी समझाने का जिम्मा मेरे को है। एक एक लाइन समझाऊंगा और क्वेश्चन भी इस पर बेस्ड करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो आप देखते जाइए। फिर बोलता है कि जो न्यूक्लियस में क्रोमोसोम होते हैं, न्यूक्लियस में क्या होते हैं, क्रोमोसोम होते हैं, और जिसमें जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है। तो देखिए, ये डीएनए को क्या कहा जाता है, इसको जेनेटिक मटेरियल कहा जाता है, जेनेटिक मटेरियल कहा जाता है। अब क्यों इसको जेनेटिक मटेरियल कहा जाता है, ये ग्रिफ साहब का एक्सपेरिमेंट के द्वारा प्रूव हुआ है। ऐसे बहुत सारे और साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट या हर्शी एंड चेस ने इसको पूरा प्रमाणित कर दिया था, वो हम लोग देखेंगे क्लास 12 के अंदर। लेकिन ये जेनेटिक मटेरियल होता है, तो ये हम लोग देख लिए। इसके बाद देखिए अगला लाइन क्या बोलता है कि यूकैरियोट्स में न्यूक्लियस मेम्ब्रेन बाउंड होता है। अगर यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक, अब आगे बता रहा है, प्लांट और एनिमल सेल के बारे में कंपैरिजन कर दिया, अब प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के बारे में बता रहा है। तो अब वहां पे देखिएगा, तो यहां देख लिए, अब इसको जो है हम स्टूडेंट रब कर देते हैं। यहां तक का स्क्रीनशॉट आप ले लिए होंगे, का जो है लाइन बाय लाइन हम लोगों को समझते चलना है ताकि एकदम आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। अब आगे बोलता है कि अगर आप एक प्रोकैरियोटिक सेल ले लें और एक जो है यूकैरियोटिक सेल ले लें इस तरह से, तो प्रोकैरियोटिक सेल में क्या हो सकता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल प्रोकैरियोट्स मतलब बैक्टीरिया, एक बैक्टीरिया का अगर सेल ले लें, और एक यूकैरियोट्स मतलब आप कोई भी प्रोटिस्टा, फंगी, आप प्लांटिया, एनिमिलिया कुछ भी ले लिए, ये क्या ले लिए, यू कैरियोटिक सेल एक ले लिए, जिसमें क्या होता है, यूकैरियोटिक सेल किसी भी उसमें ले लिए, जनरली प्रोकैरियोटिक मतलब ही क्या होता है, बैक्टीरिया। तो अब इन लोगों के बीच में ये कंपैरिजन करके दिखाया है। ऐसे बैक्टीरिया के बाहरी जो सेल में आप देखिएगा तो एक और स्ट्रक्चर पाया जाता है प्लांट सेल की ही तरह, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेल वॉल बोलते हैं। तो इसके बाहर भी क्या पाया जाता है, सेल वॉल पाया जाता है। और इसके ये अंदर वाला क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन। एकदम एक एक लाइन आराम से समझिएगा, ये सेल मेम्ब्रेन है। अब इसका कंपैरिजन करके क्या बतलाता है स्टूडेंट कि ये जो बैक्टीरिया है उसको प्रोकैरियोटिक सेल बोला है, प्रोकैरियोटिक सेल कहा है। और ये तो यूकैरियोटिक सेल में कोई सा भी आप ले सकते हैं, जैसे प्रोटिस्टा ले सकते हैं, और क्या ले सकते हैं, इसमें फंगी ले सकते हैं, फंगी का कोई भी पार्ट, एनिमिलिया का, एनिमल का कोई भी ले सकते हैं, प्लांट का ले सकते हैं हम लोग। तो ये सब क्या है, यूकैरियोट्स है। और ये इसमें प्रोकैरियोट्स में कौन आते हैं, बैक्टीरिया। तो इसी दोनों के बीच में अब जो है आगे का एनसीईआरटी जो बुक डिस्कशन किया हुआ है इसी के बारे में किया हुआ है कि जो ये प्रोकैरियोटिक सेल है, तो पहले ये बताया कि प्रो मतलब क्या होता है, पुराना या प्रिमिटिव, और कैरियोट्स मतलब जनरली क्या होता है, ये क्या होता है,
प्रीमिटिव, या इसको एक शब्द में पुराना बोलते हैं हम। और कैरियोट्स मतलब क्या होता है स्टूडेंट? न्यूक्लियस, यानी कि पुराने टाइप का न्यूक्लियस जिसमें पाया जाएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्रोकैरियोटिक सेल। और यू मतलब क्या होता है? न्यू। यू मतलब क्या होता है? न्यू। और कैरियोटिक मतलब अभी तुरंत बताया कि न्यूक्लियस होता है, यानी कि नया न्यूक्लियस। ये किस बेसिस पर रखा हुआ है? तो ये बोलता है कि जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होगा, अभी हम लोग पीछे किसके बारे में चर्चा किए थे? डीएनए के बारे में। तो ये डीएनए जो है उसमें जो मतलब इसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होगा वो कहीं इस तरह से एक जगह पर ऐसे मौजूद होता है जिसको जीनोफोर भी कहा जाता है। लेकिन ये अब एनसीईआरटी क्या बोलता है कि जो प्रोकैरियोट्स के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है वो किसी भी मेम्ब्रेन से बाउंड नहीं होता है, जबकि अभी हम लोग तुरंत देखे कि यूकैरियोट्स के अंदर एक मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है यहाँ पे, और इसका जेनेटिक मटेरियल जो है इसी मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर के अंदर ये मौजूद होता है। ये भी इसका क्या है? जेनेटिक मटेरियल है, जेनेटिक मटेरियल है, और ये भी इसका क्या है? जेनेटिक मटेरियल। लेकिन दोनों में फर्क क्या है कि इसका जेनेटिक यानी कि यूकैरियोट्स का जो जेनेटिक मटेरियल है वो एक मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर के अंदर मौजूद है, और जो यूकैरियोट्स का जो प्रोकैरियोट्स का जो जेनेटिक मटेरियल है वो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है। तो ये कंपैरिजन बता रहा है इस एन ओवरव्यू ऑफ सेल में कि जो यूकैरियोटिक सेल होते हैं उसके अंदर न्यूक्लियस का एक मेम्ब्रेन होता है जो जेनेटिक मटेरियल को कवर करके रखता है, और जो प्रोकैरियोट्स हैं उसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है वो किसी भी कवरिंग से कवर नहीं होते हैं, वो फ्रीली पाए जाते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर। कहीं भी ये देखने के लिए मिलते हैं, जहां भी पाए जाएंगे उसको जीनोफोर कहा जाता है। तो देखिए इसमें यही बोला था कि यूकैरियोट्स में न्यूक्लियस मेम्ब्रेन बाउंड होता है, जबकि प्रोकैरियोट में मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। ये लाइन में ये बात बोला हुआ है। फिर आगे बोलता है कि सभी सेल का वॉल्यूम, अब इसके अंदर देखिए इसके बाद बोलता है चाहे वो प्रोकैरियोट्स हो चाहे यूकैरियोट्स हो। अगला लाइन एनसीईआरटी कहता है कि इसके अंदर क्या पाया जाता है भाई? इसके अंदर जनरली आप अगर आप देखिएगा तो एक साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर पाया जाता है। क्या पाया जाता है? साइटोप्लाज्म, यानी कि एक सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स पाया जाता है इस तरह से। चाहे प्रोकैरियोट्स हो चाहे यूकैरियोट्स हो, ये क्या है? एक, अगर इसके अंदर का ये बात करें स्टूडेंट तो ये क्या है? एनसीईआरटी का हमारा कहता है कि सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स पाया जाता है। सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स पाया जाता है जिसको क्या ये बोला हुआ है? साइटोप्लाज्म। क्या बोला हुआ है? साइटोप्लाज्म। यानी कि यूकैरियोटिक सेल हो चाहे प्रोकैरियोटिक सेल हो, उसके अंदर एक सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स, सेमी फ्लूइड पूरा फ्लूइड नहीं, सेमी फ्लूइड। जैसे गुलाब जामुन का जो रस होता है, चाशनी होता है, वो पूरा फ्लूइड नहीं है, मतलब पतला वाला जो होगा उसका बात नहीं कर रहे हैं। जो थोड़ा सा अच्छे से जो लोग बेईमानी नहीं करते हैं, अच्छे से जो गुलाब जामुन बनाते हैं, तो उसका जो रस होता है, जो चाशनी जिसको बोलते हैं, उसका जो फ्लूइड होता है वो भी सेमी फ्लूइड होता है, सेमी फ्लूइड होता है। तो उसका ही मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे। तो उसमें जो फ्लूइड होता है वैसा ही फ्लूइड यहाँ पर भी पाया जाता है, जिसको सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स बोलता है। दोनों में पाया जाता है, दोनों में ये पाया जाता है, जिसको क्या बोला हुआ है? ये साइटोप्लाज्म बोला है। अब साइटोप्लाज्म चाहे प्रोकैरियोट्स का हो चाहे यूकैरियोट्स का हो, उसके बारे में तारीफ करते हुए एनसीईआरटी बोलता है कि ये साइटोप्लाज्म जो है वो मेन एरेना है। क्या बोलता है? मेन एरेना। अब मेन एरेना कहता है, मेन एरेना मतलब क्या होता है? एरेना मतलब होता है रणभूमि, रण भूमि, यानी कि मैदान जंग, मैदान जंग जिसको बोलते हैं, यानी जंग का मैदान। तो ये मेन एरेना किसके लिए है? सेलुलर मेटाबॉलिज्म के लिए, यानी कि सेलुलर एक्टिविटी के लिए, सेल्यूलर एक्टिविटी के लिए। यानी कि अगर देखा जाए स्टूडेंट तो चाहे ये प्रोकैरियोट का सेल के साइटोप्लाज्म को देखिए या यूकैरियोट के सेल के साइटोप्लाज्म को अगर देखिएगा, तो ये दोनों के साइटोप्लाज्म के अंदर क्या होता है?
सेलुलर एक्टिविटी होता है। यानी कि सेलुलर एक्टिविटी मतलब क्या हो गया भाई, यानी कि जितने भी टाइप का केमिकल रिएक्शन हो, चाहे कैटाबोलिक हो चाहे एनाबोलिक रिएक्शन हो, ये सभी जो है इनके साइटोप्लाज्म में ही ऑकर होते हैं। अब क्यों ऑकर होता है, कैसे ऑकर होता है, तो ये मैं बताऊंगा। जैसे आप फॉर एग्जांपल अगर आप पढ़े होंगे अच्छे से 9th तो उसमें आप देखे होंगे कि इसके अंदर जो है सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं। इसके अंदर सेल ऑर्गेनेल्स जो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स है वो नहीं पाए जाते हैं। तो और दूसरे सेल ऑर्गेनेल्स के अलावा जो है मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स के अलावा कुछ स्ट्रक्चर इसमें भी पाया जाता है जो इसके अंदर का सेलुलर एक्टिविटी का, यानी कि जो मेटाबॉलिज्म है, जो केमिकल रिएक्शन है, इसके अंदर भी हो रहा है और इसके अंदर भी हो रहा है, तभी तो सेल लाइव रहते हैं ना स्टूडेंट। अगर ये साइटोप्लाज्म के अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटी ना हो, यानी कि अगर इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है तो एटीपी बनाएगा, ग्लाइकोलाइसिस का पूरा प्रोसेस होता है जिससे एटीपी बनता है, और इसके बाद और बहुत से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कहानी देखिएगा, अभी आगे चल के हम लोग पूरा डिटेल से देखेंगे। तो ये तमाम जितने भी सेलुलर एक्टिविटी है वो क्या होते हैं, इसके अंदर परफॉर्म होते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर। तो इसीलिए ये देखिए यहाँ पे कहा हुआ है कि जो सभी सेल के अंदर, यूकैरियोटिक सेल हो चाहे प्रोकैरियोटिक सेल हो, इसमें सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स पाया जाता है जिसको साइटोप्लाज्म कहते हैं, और ये पूरा सेल के वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करता है। मतलब ये पूरा ऑक्यूपाई करना मतलब उसको पूरा अंदर में कहीं पर भी ये खाली नहीं रहता है, यानी कि सेल मेम्ब्रेन इसके चारों तरफ क्या होंगे, घिरे होंगे। इसके बाद अगर आगे वाला लाइन देखिएगा तो बोलता है साइटोप्लाज्म इज द मेन एरेना ऑफ सेलुलर एक्टिविटी, यानी कि अभी हम तुरंत बताए थे कि कोई भी सेल के अंदर पूरा एक्टिविटी के लिए इसके अंदर अगर न्यूक्लियस है या न्यूक्लियस नहीं भी है तो उसमें हम लोग बताया था कि जो साइटोप्लाज्म है इसी में पूरा केमिकल रिएक्शन होगा, चाहे वो प्लांट सेल हो चाहे एनिमल सेल हो या फिर बैक्टीरियल सेल हो, क्योंकि बैक्टीरियल सेल के अंदर भी जो है वो सभी सेलुलर एक्टिविटी होता है। कैटाबोलिक अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे, जैसे साइनोबैक्टीरिया है वो फोटोसिंथेसिस करके अपना भोजन बना लेता है, बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया है जो केमिकल को यूज करके अपना भोजन बना रहे हैं, यानी कि सेलुलर एक्टिविटी हो रहा है। तो कहां हो रहा है भाई, वो साइटोप्लाज्म के अंदर हो रहा है। तो ये बात बोलता है यहाँ पे, फिर बोलता है कि जो सेल को लिविंग स्टेट में बनाए रखने के लिए जो सभी केमिकल रिएक्शन कहां पे पाए जाते हैं, साइटोप्लाज्म में होते हैं। यानी कि ये साइटोप्लाज्म में सेलुलर एक्टिविटी होता है, और सेलुलर एक्टिविटी से क्या होता है, मैं बताया था कि इससे सेल लिविंग रहता है। नहीं तो अगर हम लोग अगर डेथ हो जाएंगे तो हमारे सेल के अंदर जो है सेलुलर एक्टिविटी होगा ही नहीं, इसीलिए तो हम लोग डेड हो जाते हैं। तो ये जो है स्टूडेंट आपको ध्यान में रखना होगा। अब इसके बाद बोलता है कि इसके न्यूक्लियस के अलावा यूकैरियोट, अब यूकैरियोटिक सेल के बारे में, यूकैरियोटिक सेल के बारे में ये सब बता दिया कि इसके साइटोप्लाज्म होता है, चाहे प्रोकैरियोट हो और यूकैरियोट में चाहे प्लांट सेल हो या एनिमल सेल हो, उसमें सेलुलर एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब यहाँ पे देखिए ये जो लाइन है, द साइटोप्लाज्म इज द मेन एरेना ऑफ सेलुलर एक्टिविटी इन बोथ प्लांट एंड एनिमल। एक बार नीट के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था कि मेन एरेना ऑफ सेलुलर एक्टिविटी जो होता है वो कहाँ पे होता है, तो आंसर गोज टू द साइटोप्लाज्म, क्वेश्चन आया हुआ था। अब देखिए इसका केमिकल रिएक्शन यहाँ पे होता है ताकि सेल क्या रह सके, लिविंग स्टेट में रह सके, जिंदा रह सके। अब इसके बाद आगे का यह बात बोलता है कि न्यूक्लियस, माने यूकैरियोटिक सेल में अब थोड़ा सा डिटेल बता रहा है कि यूकैरियोटिक सेल के अंदर का न्यूक्लियस देखिएगा, इसके अलावा जो है यूकैरियोटिक्स के अंदर क्या होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड से ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं, जैसे ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यहाँ पे ये देखिए दूसरे कलर से मैं बना दे रहा हूँ, यहाँ पे जो है ये क्या होता है, गोल्जी बॉडी, यहाँ पे लाइसोसोम, और इसके बाद अगर आप देखिएगा तो इसके अलावा और क्या पाया जाता है, मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर में माइटोकॉन्ड्रिया, इस तरह से और बहुत सारे जो है सेल ऑर्गेनेल्स पाया जाता है। ये सब क्या है स्टूडेंट, हमारे सेल ऑर्गेनेल्स। अब ये सेल ऑर्गेनेल्स हैं जो कैसे हैं, मेम्ब्रेन बाउंड, मेम्ब्रेन बाउंड, ये मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स हैं। ये चाहे ये कौन सा है, ईआर है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो, ये जीबी है, गोल्जी बॉडी है, ये क्या है, लाइसोसोम है, ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है। तो इस तरह से जितने भी ये यूकैरियोट्स के अंदर बोलता है न्यूक्लियस के अलावा और कुछ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं जो कि प्रोकैरियोट सेल के अंदर नहीं होते
है। और ये जो मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, ऑर्गेनेल्स कहा जाता है। यानी कि ये सब है, ये पूरा डिटेल से हम लोग पढ़ेंगे। अभी थोड़ा थोड़ा बता रहा है, आपको ओवरव्यू दे रहा है कि क्या क्या होता है। एक बेसिकली अगर जब आप पढ़िएगा तो उसमें क्या क्या होता है, ये ओवरव्यू दे रहा है। इसके बाद देखिए ये बोलता है कि प्रोकैरियोटिक सेल में वही बात की इसमें जो है मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं पाए जाते हैं। यानी कि इसमें कोई मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं लेकिन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं। जैसे राइबोसोम, इसमें भी यूकैरियोट्स में भी पाया जाता है और प्रोकैरियोट्स में पाया जाता है। देखिए ना आगे लाइन कहेगा, तो ये देखिए यहां पर ही ये बात बोल दिया है कि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स तो नहीं पाए जाते हैं लेकिन राइबोसोम आर द नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल। यानी कि राइबोसोम जो है नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है जो प्रोकैरियोट्स में भी पाया जाता है और यूकैरियोट्स में पाया जाता है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे कि अगर यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो ये हमारा बैक्टीरियल सेल प्रोकैरियोटिक सेल है। तो इसमें जो मेम्ब्रेन बाउंड तो नहीं पाए जाते हैं लेकिन यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो इस तरह से राइबोसोम आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे। जो मेम्ब्रेन बाउंड तो नहीं है, तो ये क्या होता है, ये क्या है, राइबोसोम। राइबोसोम और ये कितना एस पाया जाता है, 70 एस राइबोसोम पाए जाते हैं। अगर इसमें यूकैरियोटिक सेल का अगर राइबोसोम को अगर देखेगा, एक लार्ज सब यूनिट और एक स्मॉल सब यूनिट इसमें भी होता है। और इसमें भी क्या होता है कि इस तरह से लार्ज सब यूनिट और स्मॉल सब यूनिट इसमें पाया जाता है। तो ये कितना एस होता है, 80 एस होता है। तो यही बात बोलता है कि जनरली प्रोकैरियोट्स के अंदर ऐसे तो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स नहीं पाए जाते हैं लेकिन ऑर्गेनेल्स पाया जाता है और उस ऑर्गेनेल का क्या नाम है, राइबोसोम। अब राइबोसोम प्रोकैरियोट्स के अंदर भी पाया जा रहा है और यूकैरियोट्स में। तो प्रोकैरियोट में जो राइबोसोम पाया जाता है वो 70 एस होता है और यूकैरियोट में पाया जाता है वो 80 एस होता है। अब ये 70 एस क्या है और 80 एस क्या है स्टूडेंट, ये टोटली मैं जब इसको पूरा डिटेल से पढ़ाने लगूंगा तो बताऊंगा। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे यही बात बोला है कि राइबोसोम जो है नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स है जो प्रोकैरियोट में भी पाया जाता है और यूकैरियोट में भी पाया जाता है। अब आगे लाइन बोलता है कि राइबोसोम जो होता है, तो यहाँ पे देखिए राइबोसोम जो होता है वो साइटोप्लाज्म के अलावा क्लोरोप्लास्ट, यानी कि राइबोसोम जो है जनरली हम लोग किसमें देख रहे हैं कि साइटोप्लाज्म में, चाहे प्रोकैरियोटिक था चाहे यूकैरियोटिक था, उसमें हम लोग देखे कि पाया जाता है। लेकिन उसके अलावा जो है स्टूडेंट, साइटोप्लाज्म के अलावा राइबोसोम जो है वो कहां पे पाए जाते हैं, तो देखिए क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाए जाते हैं। यानी कि अगर एक प्लांट सेल अगर आप लीजिएगा तो प्लांट सेल के अंदर इस तरह से आपको क्या मिलेगा, प्लास्टिड का स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलता है। ये थैलाकोइड से ये बना हुआ पूरा स्ट्रक्चर है जिसको ग्रेना भी कहा जाता है। तो इसके अंदर जब आप जाइएगा तो आपको क्या देखने के लिए मिलता है कि वहां क्लोरोप्लास्ट के अंदर अपना, इसके सेल के अंदर जो है स्टूडेंट, ये अपना राइबोसोम पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर। तो इस पूरे सेल के अंदर पाया जाएगा। और यहाँ पे जो है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, अगर आप एक सेल, ये तो क्लोरोप्लास्ट का सेल था पूरा, अगर ये किस में है, अगर ये पूरा प्लांट सेल अगर आप लीजिएगा तो उसमें एक स्ट्रक्चर है जिसमें हम लोग क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं और इसी के अंदर ये पाया जाता है। कौन सा राइबोसोम, 70S राइबोसोम ये पाया जाता है। यहाँ पर भी प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के अलावा, एक्सेप्शन है ध्यान रखिएगा, ये पूछता है, ये क्वेश्चन पूछता है। इसके अलावा और कहाँ पाया जाता है भाई, तो माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर पाया जाता है। यानी कि अगर इसके अंदर का आप देखिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया को जब देखिएगा तो इसके अंदर भी 70S राइबोसोम पाया जाता है। और यही नहीं, अभी और सुनिए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है, जो न्यूक्लियस से अटैच होता है, इस तरह से जो न्यूक्लियस से अटैच होता है, तो याद कीजिए जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इस तरह से ये रफ एंडोप्लाज्मिक, इसके ऊपर भी ये राइबोसोम पाए जाते हैं। और ये कैसे राइबोसोम होते हैं भाई, ये तो 80S होता है, ये 80S राइबोसोम होते हैं। लेकिन राइबोसोम है जनरली कहां पे पाया जाता था राइबोसोम, ये साइटोप्लाज्म के अंदर पाया जाता था, साइटोप्लाज्म के अंदर पाया जाता था, चाहे प्रोकैरियोट हो चाहे यूकैरियोट हो। लेकिन जनरली देखिएगा कि यहाँ पे अब ये चूंकि क्लोरोप्लास्ट है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और ये माइटोकॉन्ड्रिया है, तो ये तो प्रोकैरियोट्स के अंदर नहीं पाए जाते हैं, तो ये जनरली यूकैरियोट्स के अंदर पाए जाते हैं। यानी कि यूकैरियोट के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर 70S राइबोसोम किसके तरह पाया जा रहा है, प्रोकैरियोट की तरह।
यहां पे क्लोरोप्लास्ट के अंदर किसके तरह पाया जा रहा है? प्रोकैरियोट की तरह। तो जब हम लोग इसको और डिटेल से पढ़ेंगे स्टूडेंट, तो उसमें देखेंगे कि जो सबसे प्रिमिटिव सेल था, यानी कि जो फर्स्ट टाइम इस दुनिया में आया हुआ सेल था, वो कौन सा सेल था भाई? वो प्रोकैरियोट सेल थे। और उसके बाद उसी प्रोकैरियोटिक सेल में मॉडिफिकेशन हुआ, यानी कि वो जब एकत्रित हुए, वो बताएंगे वो कहानी को, और ये मिल करके क्या किए कि आपस में एक सेल बनाए, तो बाद में उसके अंदर क्या हो गया? यूकैरियोटिक सेल का निर्माण हुआ था। तो ये सब कहानी है। तो ये सब दर्शाता है, ये सब प्रमाण भी है कि यूकैरियोट्स के अंदर ये 70S राइबोसोम जो पाया जाता है, वो एक प्रमाण है कि इनका जो ओरिजिन हुआ है वो किससे हुआ है? वो आपका प्रोकैरियोटिक सेल से हुआ है। तो अभी तो नहीं पाए जाते हैं इसमें, लेकिन कभी ये माना जाता है कि ये एक अलग बैक्टीरिया रहा होगा, ये भी एक अलग बैक्टीरिया रहा होगा, और ये सब बैक्टीरिया आपस में घूम रहे थे। तो एक बार यूकैरियोटिक सेल के अंदर आ गए जब इन लोग, तो इन लोग यूकैरियोटिक के लिए ये बनाने लगा एटीपी, ये खाना बनाने लगा, तो बड़ा अच्छा लगने लगा और यहीं पे रहने लगे इन लोग। तो इसीलिए यूकैरियोट्स के अंदर ये जाकर के बस गए और यहाँ पे जो है ये पाए जाते हैं। तो ये ध्यान में रखना है कि प्रोकैरियोट्स के अंदर और यूकैरियोट्स के अंदर राइबोसोम पाए जाते हैं जो नॉन मेम्ब्रेन बाउंड है, लेकिन उसके अलावा यूकैरियोटिक सेल के अंदर 3 जगह और राइबोसोम पाया जाता है साइटोप्लाज्म के अलावा। ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर, ये पूरा क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाया जाता है, दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, और तीसरा जो होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर ये पाया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने इसको देखा। फिर इसके बाद जो बोलता है, फिर एनिमल सेल के अंदर और प्लांट सेल के अंदर थोड़ा सा कंपैरिजन कर दिया है। यहाँ पे देखिए ओवरव्यू है ना, तो कभी एनिमल सेल कभी प्लांट सेल को ले रहा है, कभी प्रोकैरियोटिक यूकैरियोट्स के बारे में ले रहा है। अभी अब क्या बोल रहा है कि एक एनिमल सेल को अगर आप लीजिएगा इस तरह से, एनिमल सेल है, और एक क्या है, आप सॉरी एक प्लांट सेल ले लिया, प्लांट सेल में जो सेल वाल रहेगा उसको हम लोग बना दे रहे हैं इस तरह से। ये क्या है भाई? प्लांट सेल, और ये क्या है? एनिमल सेल। एनिमल सेल एकदम स्टेप बाय स्टेप समझिए। तो ये क्या कहता है कि जो प्लांट सेल होते हैं, वो प्लांट सेल के अंदर मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है, जैसे ये न्यूक्लियस है इसका, इसके अंदर भी न्यूक्लियस, चूंकि ये दोनों क्या है? यूकैरियोटिक सेल है। तो एनसीईआरटी कहता है कि ये दोनों के अंदर जो प्लांट सेल है, प्लांट सेल में एक खास, एनिमल सेल में, पहले एनिमल सेल में बता रहा है कि एनिमल सेल में एक नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स पाया जाता है जिसको सेंट्रियोल कहते हैं। यहाँ पे जो है स्टूडेंट, एक नॉन मेम्ब्रेन बाउंड, जैसे एक तो नॉन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर कौन सा था? राइबोसोम था, लेकिन एक और नॉन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर पाया जाता है इस तरह से, और ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं ऐसे। ये इसको क्या बोलता है भाई? इसको बोलता है ये कि ये जो पार्ट है इसको ये क्या बोलता है कि ये सेंट्रियोल है। ये क्या है? सेंट्रियोल, सेंट्रियोल्स। यानी कि ये जो सेंट्रियोल है जो एनिमल सेल में पाया जाता है, ये जस्ट ऊपर होता है। किसके ऊपर होता है भाई? न्यूक्लियस के जस्ट ऊपर होता है। ये किस में मदद करता है? सेल डिवीजन में मदद करता है। यानी कि जब प्लांट सेल और सॉरी एनिमल सेल जब डिवाइड करना होता है, तो जब सेल डिवीजन पढ़िएगा उसमें जो मेटाफेज, फिर मतलब प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज में, तो उसमें जो है जब इसके अंदर जब क्रोमोसोम जो बिखरते हैं और उसको जो ये एक एंड पर इधर लेके जाएगा, एक एंड पर इधर, तो वो सेंट्रियोल का ही काम है। लेकिन एक खास बात है कि ये सेंट्रियोल जो है इसके अंदर मौजूद नहीं होता है। तब क्वेश्चन ये होता है कि सर प्लांट सेल तो यूकैरियोटिक सेल है, इसमें भी स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन होता है, और तो इसमें कैसे होगा जब सेंट्रियोल होगा ही नहीं? तो कैसे सेल डिवीजन होगा? तो इस राज से पर्दा उठाऊंगा स्टूडेंट, जब सेल डिवीजन पढ़ाऊंगा तब वहां पे बेहतरीन तरीके से बताऊंगा। एकदम बोल रहा हूं ना कि एक एक लाइन एनसीईआरटी के अलावा जो भी इंपॉर्टेंट बात है सब इधर बताऊंगा, इसीलिए आपको इस पूरे लेक्चर को देखना जरूरी है। एकदम कहीं पर भी कोई डाउट ना रहे, एकदम पूरा एकदम लेकर आया हूं, और कोई भी स्टूडेंट को अब एनसीईआरटी पढ़ने में दिक्कत नहीं होना चाहिए, ये मेरा गारंटी है। ठीक है, एकदम लाइन बाय लाइन पढ़िए, क्योंकि टॉपर चॉइस एनसीईआरटी बुक, तो एनसीईआरटी को तो बेहतरीन पढ़ना पड़ेगा ना रे भाई, समझे? तो इस तरह से जो है आपको देखने के लिए मिलता है। तो ये सेल डिवीजन में क्या करता है? मदद करता है। लेकिन वही अगर देखें कि सेल
के अगर अंदर और देखे तो ये इसमें नहीं पाया जाता है। और प्लांट सेल में क्या खास था, तो ये सेल वाल खास था। ये क्या था, सेल वाल। तो देखिए एनिमल सेल और प्लांट सेल में सेल वाल पाया जाता है और एनिमल सेल में सेंट्रियोल पाए जाते हैं। तो ये दोनों का क्या है खास चीज। एक चीज और है, यहाँ पे आगे पढ़िएगा कि एक वैक्यूल सा स्ट्रक्चर पाया जाता है। ये न्यूक्लियस के चारों तरफ एक वैक्यूल होता है, वैक्यूल्स, जो सिर्फ और सिर्फ किसमें पाए जाते हैं, प्लांट सेल में पाए जाते हैं, और वो भी लार्ज वैक्यूल। ये कहा जाता है कि 90% जो है इस पूरे सेल का 90% जो है पार्ट ये वैक्यूल कवर करके रखता है, जिसमें टोनोप्लास्ट जिसका स्ट्रक्चर होता है वो हम बताएंगे जब पूरा आपको डिटेल से पढ़ाएंगे। तो ये कुछ खास फीचर्स जो हैं वो दिया हुआ है यहाँ पे, ताकि आप अच्छे से समझे। उसके अलावा जो है हमारा ये अगर सेल का और क्या मतलब ओवरव्यू दिया हुआ है कि सेल जो है वो अगर प्रोकैरियोटिक हो चाहे यूकैरियोटिक हो, अब उसमें नहीं हम लोग जाते हैं, अब यूकैरियोट्स के अंदर चलते हैं। तो प्लांट सेल एनिमल सेल में तो डिफरेंस देख ही लिए। उसके साथ साथ स्टूडेंट, उसके साथ साथ आपको एक चीज ध्यान में देना होगा कि सेल जो है वो साइज में भी अलग होता है, शेप में भी अलग होता है, और बहुत सारे एक्टिविटी में भी अलग होता है। एनसीईआरटी के फिगर नंबर 8.1 में अगर आप जाके देखिएगा इस चैप्टर में, तो आपको पूरा उसमें अलग अलग सेल का स्ट्रक्चर दिखता है। जैसे कि अगर सेल में बैक्टीरिया को अगर देखिए तो वो कितना बैक्टीरिया जो है वो कितना उसका लंबाई होता है, 3 से 5 माइक्रोमीटर का होता है। ये जो बैक्टीरियल सेल है उसका लंबाई कितना से कितना होता है भाई, तो 3 से 5 माइक्रोमीटर हो सकता है। जैसे माइकोप्लाज्म जो है ये स्मॉलेस्ट सेल होता है, और इसकी जो लंबाई है वो कितना है, 0.3 माइक्रोमीटर। और काफी इंपॉर्टेंट भी है, पूछा भी जा चुका है, स्मॉलेस्ट सेल कौन सा होता है, स्मॉलेस्ट सेल कौन सा होता है, माइकोप्लाज्म। तो ये भी पूछा गया है, एनसीईआरटी की इसी लाइन को उठा के पूछा था। इसके बाद जो होता है लार्जेस्ट आइसोलेटेड सेल, अब स्मॉलेस्ट बोल दिया तो लार्जेस्ट के भी बारे में बोल देगा, तो माइकोप्लाज्म के बारे में ये बोला है। फिर ये ऑस्ट्रिच का जो एग होता है वो काफी बड़ा होता है इस तरह से, और इसको सबसे बड़ा सेल माना जाता है। सेल जो है वो ये सेल किसका है, ऑस्ट्रिच का एग है ये, और इस ऑस्ट्रिच के एग के सेल को क्या माना जाता है कि ये लार्जेस्ट सेल है। तो स्मॉलेस्ट सेल किसको कहा जाता है, माइकोप्लाज्म को, जिसकी लंबाई 0.3 माइक्रोमीटर होती है, और इसका जो है ये काफी बड़ा होता है, और ये ऑस्ट्रिच सेल जो है वो साइज में सबसे बड़ा एक सेल माना जाता है। वैसे अगर प्लांट सेल में अगर बात किया जाए तो एक एसिटाबुलेरिया होता है, जिसका सबसे बड़ा ये माना जाता है कि वो एक और लंबा सेल है लंबाई में। अब देखिए और कुछ सेल के बारे में यहाँ पे जिक्र किया हुआ है। जैसे अगर हमारा ह्यूमन ऑर्गेनिज्म के रेड ब्लड सेल्स ले लीजिए, तो सामने से तो इस तरह से दिखता है, और अगर साइड से देखे तो इस तरह से ऐसे डंबल से दिखता है, ये इस तरह से, इस तरह से। तो सामने से देखे तो इस तरह से दिखता है। तो अगर इसका डायमीटर का बात करें तो कितना होता है, 7.0 माइक्रोमीटर होता है। इस तरह से डायमीटर होता है यहां से यहां तक। तो इस तरह से, और ये बाई कॉनकेव होता है, देखिए दोनों तरफ से कॉनकेव है। इस स्ट्रक्चर को क्या बोला जाता है, बाई कॉनकेव, ये बाई कॉनकेव होता है। अब ये इसके बाद दिया हुआ है कि लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल, ये जो ऑस्ट्रिच के बारे में हम लोग देख चुके हैं। इसके बाद नर्व सेल आर द लॉन्गेस्ट, एक लार्जेस्ट और एक अब क्या बोला है, लॉन्गेस्ट। स्मॉलेस्ट कौन हुआ, माइकोप्लाज्म, लार्जेस्ट कौन हुआ, ऑस्ट्रिच का एग, और लॉन्गेस्ट कौन होता है, तो लॉन्गेस्ट सेल के बारे में हम लोग देखे हैं। इस तरह से जो है स्टूडेंट हमारा ये हमारा जो है ये हमारा नर्व सेल जो है इस तरह से डेंड्रिट्स होता है इस तरह से, और इसका यहाँ पे न्यूक्लियस होता है। तो ये क्या है, हमारा लॉन्गेस्ट सेल कहा जाता है। और ये लॉन्गेस्ट सेल कौन है, नर्व सेल, ये नर्व सेल है, और ये नर्व सेल क्या है, लॉन्गेस्ट सेल। तो ये कुछ कुछ डेटा है, ये पूछता है, पहले पूछता था स्टेट पीएमटी वगैरह में कि आरबीसी का जो डायमीटर है वो कितना होता है, ये पूछा गया है।
फिर इसके बाद सबसे छोटा सेल कौन सा होता है ये भी पूछा गया है, सबसे लंबा सेल कौन सा होता है ये भी पूछा गया है, और सबसे, हाँ ये लंबा सेल नर्व सेल हो गया। तो इस तरह से, और बहुत सारे सेल में अब देखिए बहुत सारे सेल डिस्क शेप भी होते हैं, इस तरह से पूरा डिस्क शेप होगा एकदम, और इसमें पॉलीगोनल सेल होंगे, बहुत सारा उसका स्ट्रक्चर होगा, इस तरह से स्ट्रक्चर होगा, कोलुमनर होगा, क्यूबोइडल होगा, थ्रेड लाइक होगा, और इरेगुलर शेप का होगा। तो इस तरह से सेल जो है शेप में, साइज में वेरी करता है, और ये आपको देखने के लिए मिलता है। अब ये उसके अलावा सेल शेप एंड साइज के अलावा जो है सेल जो है मे वेरी फ्रॉम द फंक्शन, फंक्शन में वेरी करता है। अब देखिए ना, हम अपने ही बॉडी का ले लेते हैं कि जो आंख वाला जो यहाँ का जो लैक्रिमल सेल है वो आंसू को सिक्रीट करता है, मुंह के अंदर जो ये सलाइवरी ग्लैंड्स है वो सलाइवा सिक्रीट करते हैं, पेट के अंदर जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स है वो गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट करते हैं। तो सेल जो है शेप एंड साइज में तो अलग अलग होते ही है, साथ ही साथ ये जो है अपने अंदर फंक्शन में भी अलग अलग होते हैं, और वो अलग अलग चीजों को सिक्रीट करते हैं। तो इस तरह से आपको हम लोगों ने आज क्या पढ़ा, सबसे पहले एन ओवरव्यू में पहले ओनियन सेल और चिक सेल के बारे में पढ़ा, फिर इसके बाद जो है हम लोग प्लांट सेल और एनिमल सेल के बारे में कुछ देखा, फिर उसके अंदर हम लोगों ने क्या देखा कि जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है, क्रोमोजोम के अंदर डीएनए पाया जाता है, डीएनए को ही जेनेटिक मटेरियल बोलते हैं। फिर इसके बाद हम लोग एनिमल सेल और सॉरी प्रोकैरियोटिक सेल यूकैरियोटिक में देखा कि भाई प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर जो होते हैं वो मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस नहीं होते हैं, और यूकैरियोट्स के अंदर होते हैं, और यूकैरियोट्स के अंदर मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं जो प्रोकैरियोट्स के अंदर नहीं होते हैं। लेकिन एक ऑर्गेनेल्स के बारे में हम लोगों ने देखा स्टूडेंट कि जो ऑर्गेनेल्स नॉन मेम्ब्रेन बाउंड है जिसका नाम है राइबोसोम, वो इसके भी प्रोकैरियोट में पाया जाता है और यूकैरियोट में। और उसी बीच में हम लोग देखे थे साइटोप्लाज्म के बारे में कि साइटोप्लाज्म जो होता है दोनों सेल्स के अंदर पाया जाता है, और ये मेन सेलुलर एक्टिविटी है, मेन एरेना है जहां पे सेलुलर एक्टिविटी होकर मेटाबॉलिज्म होकर सेल को जिंदा रहने में मदद मिलता है। फिर इसके बाद राइबोसोम में हम लोग ये देखे थे कि यूकैरियोट्स के अंदर कुछ ऐसे हैं जो साइटोप्लाज्म, कुछ ऐसे ऑर्गेनेल है जिसके अंदर राइबोसोम्स पाए जाते हैं। ऐसे तो जनरली साइटोप्लाज्म में पाया ही जाता है, साइटोप्लाज्म में पाए जाने वाले राइबोसोम्स को एटीएस राइबोसोम बोलते हैं, और उसके अलावा जो राइबोसोम्स पाया जाता है ऑर्गेनेल्स के अंदर जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाया जाता है, ये हम लोग देखे। इसके बाद हम लोग सेल में एनिमल सेल और फिर प्लांट सेल में देखे कि एनिमल सेल में एक सेंट्रियोल पाया जाता है जो सेल डिवीजन में मदद करता है, और फिर हम लोग देखे कि सेल जो है अलग अलग शेप साइज में वेरी करता है, और वो साथ ही साथ फंक्शन में भी अलग अलग हो सकते हैं, और अलग अलग शेप में हम लोग देख लिए कि इस तरह से। तो स्मॉलेस्ट सेल के बारे में देख लिए, जो इंपॉर्टेंट है वही पढ़ा रहा हूं। इसके बाद जो लार्जेस्ट सेल होता है उसके बारे में देख लिए, और फिर जो क्या देखे हम लोग कि लॉन्गेस्ट सेल कौन से होते हैं ये देख लिए। तो इस तरह से जो है स्टूडेंट आपको एन ओवरव्यू ऑफ सेल हम लोगों ने खत्म किया। अब जो है पूरा डिटेल से प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में बताऊंगा। अभी जो है पूरा माहौल बनाया हुआ हूं, अब प्रोकैरियोट्स के बारे में पूरा डिटेल से पढ़ाऊंगा। तो आज के लेक्चर इतना ही पर रोक देते हैं स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। छोटा छोटा वीडियो रहेगा ताकि आपको पढ़ने में दिक्कत ना हो। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कर दीजिएगा, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और लाइक और कमेंट जरूर करना है स्टूडेंट। अगर कहीं पे कोई चीज नहीं समझ में आया, जो भी डाउट रहा होगा तो उसको मैं वहां पे क्लियर करूंगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।